एक सुंदर से परीलोक में महाराजा और रानी परी दोनों बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। उन दोनों की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम सिंड्रेला परी होता है, जो कि अभी बहुत छोटी होती है। महाराज दूसरे राज्यों में किसी न किसी काम के सिलसिले में आता जाता रहता है। इधर रानी परी ही पीछे पूरे परीलोक और अपने परीलोक की परियों को संभालती है, जिससे दोनों अपना अपना काम बड़े ही आराम से कर लेते हैं। उनके परीलोक में हर तरफ खुशहाली और सभी परिवासी एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से रहते हैं। इसी तरह वक्त गुजरता है, लेकिन तभी एक दिन रानी परी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाती है। रानी परी इतना बीमार हो जाती है कि वो बेड पर लेटी होती है। ये खबर सुनकर महाराजा तुरंत दूसरे राज्य से वापस आता है और वो आकर देखता है कि रानी परी की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है। जिसके बाद वो रानी परी के लिए डॉक्टर परी को बुलाता है। डॉक्टर परी आकर रानी परी का चेकअप करती है और वो उन्हें कुछ दवाइयाँ भी बताती हैं। जिसके बाद रानी परी वो दवाइयाँ खाती है, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता। फिर कुछ ही दिनों के बाद रानी परी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, जिसका दुख राजा को बहुत ज्यादा होता है। वो बहुत ही गुमसुम रहता है और साथ ही उसकी छोटी सी बेटी भी बस रोती रहती है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। राजा को अब किसी दूसरे राज्य में जाना होता है, लेकिन उसके पीछे अपने परीलोक की हिफाजत की भी फिक्र लगी रहती है। इसी तरह उसका एक ही वक्त में दो जगह होना मुमकिन नहीं हो सकता। राजा को अब अपनी बेटी की फिक्र होने लगती है कि वो बिन माँ के कैसे रहेगी, और जब वो दूसरे राज्य में जाया करेगा तो पीछे से उसके राज्य का ध्यान कौन रखेगा। इसीलिए राजा हरी परी को बुलाता है और कहता है, तुम्हें तो पता है कि रानी परी अब हमारे बीच में नहीं है, और जब रानी परी होती थी तो वो परीलोक का ध्यान रखती थी और मैं बाहर जाकर अपना काम करता था। लेकिन अब तो रानी परी है ही नहीं। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? महाराज, आप मेरी बात मानिए। आप ऐसा कीजिए कि दूसरी शादी कर लीजिए, फिर आपको फिक्र नहीं रहेगी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम ऐसा करो, दूसरे राज्य में जाकर ऐलान कर दो कि जो भी हमारी रानी परी बनना चाहता है तो वो राजा के दरबार में हाजिर हो। मैं खुद उनकी परीक्षा लूंगा और जो भी परीक्षा में पास होगा मैं उसे ही अपनी रानी बनाऊंगा। इस तरह हरी परी जाकर सभी राज्य में ऐलान करती है और फिर कुछ ही दिनों के बाद परीक्षा का दिन आ जाता है। इसी तरह तीन खूबसूरत सी परियां वहाँ पर परीक्षा देने आ जाती हैं। वो तीनों परियां बहुत ही सुंदर और बहादुर होती हैं। महाराज सबके सामने कुर्सी पर बैठ जाते हैं और हरी परी भी उनके पास खड़ी होती है। फिर महाराजा कहते हैं कि तुम सबके सामने ये तीन जादुई खूबसूरत सी सैंडल है और ये एक खूबसूरत लड़की के पाँव पर ही आ सकती है। अगर वो लड़की बदसूरत हो या मोटी हो तो ये उसके पाँव पर नहीं फिट आएगी। इसीलिए अब तुम तीनों इस सैंडल को पहन कर दिखाओ। जिसको ये सैंडल पूरी आएगी वही अगली परीक्षा दे सकेगा, और जिसको ये सैंडल पूरी नहीं आएगी वो परीक्षा से बाहर हो जाएगा। राजा के इतना बोलते ही वो तीनों परियां उस सैंडल को पहनने की कोशिश करती हैं। वो तीनों परियां जो कि दूसरे राज्य की राजकुमारियां होती हैं और उन्होंने अपने फिटनेस का बहुत ध्यान रखा होता है, साथ ही वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं। इसलिए उन तीनों को वो सैंडल फिट आ जाती है। उसके बाद फिर उनकी दूसरी परीक्षा होती है, जिसमें महाराज तीन आदमियों को बुलाता है और सामने तीन जूस के गिलास रख दिए जाते हैं। फिर राजा उन तीनों आदमियों से कहता है, चलो अब तुम तीनों ये जूस पियो।
जैसे ही वो तीनों आदमी उस जूस को पीते हैं तो उसमें से एक इंसान गिरकर मर जाता है, जिसे देखकर तीनों राजकुमारी परियां बहुत ही हैरान रह जाती हैं। इन तीनों ग्लासों में से एक ग्लास में जहर था, जिसे पीकर ये मर गया है। मैं अब तुम तीनों की बहादुरी चेक करना चाहता हूँ। अब तुम तीनों इन तीनों ग्लास में से एक एक ग्लास जूस पी लो। इनमें से भी एक ग्लास में जहर है। फिर तीनों परियां बहुत ही परेशान हो जाती है। सबको अपनी अपनी जान की पड़ी होती है। तभी एक परी डरते हुए राजा से कहती है, महाराज, मैं इस परीक्षा से बाहर होना चाहती हूँ। मैं ये जूस नहीं पीऊंगी। जिसके बाद वो परी उस परीक्षा से बाहर हो जाती है। अब वहाँ पर सिर्फ 2 ही परियां बची होती है। वो दोनों बहुत ही परेशान और घबराई होती है, जिनमें से एक परी डरते डरते ग्लास को पकड़ती है, लेकिन उसको पीने की हिम्मत नहीं होती। और वहीं दूसरी परी, जिसका नाम स्नेहा होता है, वो एक ग्लास उठाती है और तुरंत वो जूस पी जाती है। जैसे ही वो जूस पीती है तो वो बिल्कुल ठीक रहती है और वो नहीं मरती, क्योंकि उस ग्लास में जहर नहीं था। फिर स्नेहा परी, जो दूसरी परी ने ग्लास लिया होता है, वो उसके हाथ से भी ग्लास लेकर पी लेती है और उस ग्लास में भी जहर नहीं होता और वो फिर से बच जाती है। ये सब देखकर सभी परियां बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो परी तीसरा जूस का ग्लास भी उठाती है और उठाकर पी लेती है, लेकिन उससे भी उसे कुछ नहीं होता। और फिर सभी लोग बड़ी हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। तभी स्नेहा परी कहती है, महाराज, मुझे पता है आप एक बहुत रहमदिल इंसान हैं। आप कभी भी किसी ग्लास में जहर नहीं डालेंगे। ना तो इन तीनों ग्लास में जहर था और ना ही जो इन्होंने जूस पिए हैं उसमें जहर था। आप किसी बेकसूर की जान नहीं ले सकते। ये सिर्फ आपने एक ड्रामा किया है हमारी परीक्षा लेने के लिए और हमें डराने के लिए। स्नेहा परी की बात सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो आदमी जो मरने की एक्टिंग कर रहा होता है वो भी उठ जाता है और अब स्नेहा परी उन सब की रानी परी बन जाती है। सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। स्नेहा परी, तुम वाकई बहुत ही बहादुर हो और अब मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम ही मेरी रानी परी बनोगी। इतना सुनते ही पूरे परी महल को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। फिर महाराज और स्नेहा परी की शादी हो जाती है और वो सब हंसी खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। जिसके बाद महाराज चिंता मुक्त होकर दूसरे राज्य में जाकर अपना काम पूरा करते हैं और वही स्नेहा परी पीछे से परीलोक की हिफाजत करती है और साथ में राजा की छोटी बेटी सिंड्रेला परी की परवरिश भी करती है और फिर सभी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। एक गांव में जानवी नाम की एक लड़की अपने पिताजी के साथ रहती थी। जानवी जब बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। इस वजह से उसके पिताजी ने रेवती नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। जानवी की सौतेली माँ रेवती शादी के बाद अपने साथ अपनी एक बेटी भी लेकर आई थी। अब जानवी और उसकी सौतेली बहन रीना दोनों बड़ी हो गई थी। जानवी दिखने में बहुत सुंदर लगती थी। उसके लंबे काले और घने बाल उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते थे। ये सब देखकर जानवी की सौतेली माँ रेवती उससे बहुत नफरत करती थी, क्योंकि उसकी खुद की बेटी इतनी सुंदर नहीं थी और ना ही उसके बाल इतने खूबसूरत थे। ऐसे ही एक दिन रेवती अपनी बेटी रीना से कहती है, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है कि तू भी अपने बालों की सेवा पानी किया कर और अपने बालों को जानवी जितना लंबा कर ले। पता नहीं मैंने तुझे कितने महंगे महंगे शैम्पू और कंडीशनर लाकर दिए हैं, लेकिन तुझे घूमने से फुर्सत मिले तब तो तू अपने बालों पर ध्यान दे। देख उस करमुही को, कितने सुंदर बाल है उसके।
माँ, जानवी के बाल तो बचपन से ही बहुत खूबसूरत है। अगर मेरे बाल उसके जैसे लंबे घने नहीं है तो इसमें मेरी क्या गलती है? और मैंने सुना है वैसे भी बच्चे तो अपनी माँ पर ही जाते हैं। वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर जानवी के पिताजी आ जाते हैं और रेवती से कहते हैं, अरे रेवती, हमने जानवी के लिए जो रिश्ते की बात की थी उन लोगों को हमारी जानवी पसंद आ गई है। वो लोग अगले महीने ही शादी के लिए बोल रहे हैं। तुम जरा रुको, हम जानवी को ये खुशखबरी देकर आते हैं। इसके बाद जानवी के पिता जानवी के कमरे में जाते हैं और उसे ये खुशखबरी सुनाते हैं। लेकिन शादी की बात सुनकर जानवी कहती है, क्या पिताजी, आप भी ना, मैंने आपको कितनी बार बोला है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। नहीं जानवी बिटिया, ऐसे नहीं बोलते। हर लड़की के पिता को आस होती है कि उसकी बेटी शादी करके खुशी खुशी अपने ससुराल जाए। और तुम्हारे होने वाले ससुर शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। हमें पता है तुम उनके बेटे के साथ बहुत खुश रहोगी। अपने पिता की ये बात सुनकर जानवी शादी के लिए मान जाती है। फिर जानवी की शादी कुछ ही दिनों में तय हो जाती है। जानवी के पिताजी जानवी के होने वाले ससुर से बात करके शादी की डेट भी फिक्स कर लेते हैं। जानवी को अच्छा और पैसे वाला घर मिलता देख उसकी सौतेली माँ रेवती जल भुन जाती है और वो मन ही मन सोचती है, मेरी बेटी का रिश्ता भी तो इतने अच्छे घर में हो सकता था ना, लेकिन इस जानवी की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। मैं भी तो देखूं जरा इसकी शादी इतने बड़े घर में कैसे होती है। इतना सोचकर रेवती बाजार जाती है और बाजार से एक बाल झड़ने वाला शैम्पू लेकर आती है। लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं करती और इसी तरह शादी वाला दिन आ जाता है। शादी वाले दिन रेवती जानवी के पास जाकर उसे वो शैम्पू देते हुए कहती है, बेटी जानवी, तुम कल सुबह यहाँ से विदा हो जाओगी। हम सब तुम्हें बहुत याद करेंगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए एक शैम्पू लेकर आई हूँ। तुम नहाते समय इसी से सर धोना, ये तुम्हारे बालों को और निखार देगा। जानवी वो शैम्पू लेकर नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन वो जैसे ही उस शैम्पू को अपने बालों में लगाती है उसके सारे बाल झड़ जाते हैं और वो पूरी तरह से टकली हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? मेरे तो सारे बाल ही गायब हो गए। अब मैं तो टकली हो गई हूँ। उसके बाद जानवी रोते हुए बाथरूम से बाहर आती है और सीधा अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है, पिताजी देखिए ना, ये क्या हो गया? मैं नहा रही थी और मेरे सर के सारे बाल झड़कर नीचे गिर गए और मैं टकली हो गई। पिताजी, अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ पर रेवती आ जाती है और झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहती है, हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? तुम्हारे बालों से ही तो तुम्हारी सुंदरता थी। अब तो तुम टकली हो गई। अब तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। हे ऊपर वाले, ये सब आपने क्यों किया? हमारी बेटी ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर उसको ये दुख क्यों दिया आपने? उसके बाद जब ये बात लड़के वालों को पता चलती है तो जानवी का रिश्ता टूट जाता है। जानवी के पिता भी अब जानवी को लेकर बहुत दुखी रहने लगे थे। जानवी भी अब अपने पिता को दुखी देखती थी तो फूट फूट कर रोने लगती थी और ऐसा होते देख रेवती और उसकी बेटी रीना बहुत खुश होती थी। अब तो गांव वाले भी जानवी को देखकर उसका खूब मजाक बनाने लगे। अरे ये कितनी बदसूरत लग रही है। हाँ बहन, तुम ठीक कहती हो। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। इसको तो देखकर डर लग रहा है। जानवी को सबकी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन में सोचती है, हे ऊपर वाले, सब लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं। मेरा भी सपना था कि मेरी शादी होगी। मैं भी चाहती थी कि मैं ससुराल जाऊं। मेरी वजह से आज मेरे पिताजी भी बहुत दुखी हैं। ऐसा जीवन होने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं।
ऐसा सोचते सोचते जानवी सीधा चली जा रही थी, लेकिन तभी उसके सामने एक परी प्रकट होती है जो कि बिल्कुल हूबहू सिंड्रेला की तरह दिख रही थी। जानवी अचानक से उस परी को देखकर कहती है, कौन है आप तो सिंड्रेला परी की तरह लग रही हैं। हाँ जानवी, मैं सिंड्रेला परी ही हूँ। ये मेरा दूसरा जन्म है। मैं बहुत दुखी हूँ और मेरे पास कोई भी नहीं है जिससे मैं अपना दुख बांट सकूं। बस इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हें इस तरह निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हारे बाल ऐसे कर दूंगी कि तुम्हें देखने वाला तुम्हें देखता ही रह जाएगा। मैं तुम्हारे सर पर सोने और चांदी की तरह दिखने वाले बाल प्रकट कर दूंगी। इतना कहकर वो परी अपनी छड़ी घुमाती है और जानवी के सर पर सोने और चांदी के बाल आ जाते हैं। जानवी के ये सोने और चांदी के मिश्रण वाले बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। अब वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी थी। सिंड्रेला परी, ये बाल तो मेरे पहले वाले बाल से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। अब खुशी खुशी अपने घर जाओ और कभी भी निराश मत होना। खुशी खुशी अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी रास्ते में अपनी कार में उस गांव के जमींदार का बेटा जा रहा था। उसकी नजर जानवी के बालों पर पड़ती है, लेकिन वो जानवी का चेहरा नहीं देख पाता और इतने में जानवी उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। अरे ये क्या, इतने खूबसूरत बालों वाली लड़की कौन थी? हमारे गांव में मैंने आज से पहले ऐसी लड़की कभी नहीं देखी, लेकिन वो अचानक से कहाँ चली गई? जब उसके बाल इतने खूबसूरत हैं, तो वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। दूसरी तरफ जानवी अपने घर पहुंच जाती है और अपनी सौतेली माँ और बहन के डर से अपने बालों को दुपट्टे से ढक लेती है। सर को दुपट्टे से ढका देखकर जानवी की सौतेली माँ बहुत खुश होती है और अपनी बेटी से कहती है, देखो तो जरा, मैंने इसको अपना सर दुपट्टे से ढकने पर मजबूर कर दिया है। माँ, आपने बहुत अच्छा किया कि इसको टकला कर दिया। उधर जमींदार का बेटा जानवी के ख्यालों में खोया रहता है। उसके दिमाग से जानवी के सुंदर बाल जा ही नहीं रहे थे। तभी जमींदार वहाँ पर आता है और अपने बेटे को ख्यालों में खोया देख बोलता है, बेटा, आप किसके ख्यालों में खोए हुए हैं? कुछ नहीं पिताजी, आज मैंने गांव में एक ऐसी लड़की देखी जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। मैंने सिर्फ उसके बाल देखे। उसके सोने चांदी के बाल इतने खूबसूरत थे कि मेरा दिल उस पर आ गया। मैंने सोचा है कि अगर वो लड़की मुझे मिल जाए तो मैं उससे शादी करूँगा। बेटा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? किसी के सोने चांदी के बाल थोड़ी ना होते हैं। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। फिर जमींदार का बेटा अपने एक नौकर को बोलकर पूरे गांव में ये ऐलान करवा देता है कि गांव में जिसके सोने और चांदी के बाल होंगे, जमींदार का बेटा उसी से शादी करेगा। गांव की सभी औरतों ने जब ये बात सुनी तो सबने अपनी बेटियों के बाल नकली कलर से रंग दिए। उन्हीं औरतों में से एक थी रेवती, जिसने अपनी बेटी रीना के बाल भी नकली सोने चांदी के कलर से रंग दिया। अब तो गांव की सभी लड़कियों के बाल सोने और चांदी के हो गए थे। ये सब देखकर जमींदार का नौकर असमंजस में पड़ गया। वो जमींदार के बेटे के पास पहुंचा और बोला, छोटे मालिक, बहुत बड़ी समस्या आ गई है, क्योंकि गांव में जितनी लड़कियां विवाह योग्य हैं, सबके बाल सोने और चांदी के हैं। ऐसे में कुछ समझ नहीं आ रहा कि असली सोने चांदी के बाल किसके हैं। आप चिंता मत कीजिए अब्दुल चाचा, सच का पता लगाने के लिए मेरे पास एक उपाय है। कल ही गांव की सभी लड़कियों को हमारी हवेली में बुलाया जाए। उसके बाद वो नौकर गांव की सभी लड़कियों को हवेली में आने का न्योता देता है।
फिर उसकी नजर जानवी पर पड़ती है, जिसने सर पर दुपट्टा ले रखा था। ये लड़की कौन है? सुनो लड़की, कल तुम्हें भी आना होगा। तभी बिना देरी किए रेवती कहती है, अरे ये तो टकली है, इसका क्या काम हवेली में। वो जमींदार का नौकर रेवती की बातों पर ध्यान नहीं देता और सभी लड़कियों के साथ जानवी को भी हवेली में आने का न्योता देता है। अगले ही दिन सारी लड़कियां वहां पर पहुंच जाती हैं। फिर जमींदार का बेटा कहता है, मैंने आप सबको इसलिए आमंत्रित किया है ताकि मैं अपने लिए उचित वधू ढूंढ सकूं। मुझे सिर्फ एक ही लड़की की तलाश थी, लेकिन आप सभी ने अपने बाल सोने और चांदी के रंग में रंग लिए। अब मुझे अपने तरीके से उस लड़की की तलाश करनी पड़ेगी। इतना कहकर जमींदार का बेटा सभी लड़कियों को एक एक करके अपने सर पर पानी डालने के लिए कहता है। एक एक करके सभी लड़कियां अपने सर पर पानी डालती हैं और उनके बाल धुलकर पहले जैसे हो जाते हैं। फिर लास्ट में जानवी की बारी आती है, लेकिन जानवी नहीं जाती। तो जमींदार का बेटा बोलता है, आप आखिरी लड़की रह गई हैं। अब आप अपने सर से ये दुपट्टा हटाइए और अपने सर पर पानी डालिए। तभी रेवती कहती है, लेकिन ये तो टकली है, इसके तो सर पर बाल ही नहीं है। जानवी घबराते हुए सर से अपना दुपट्टा हटाती है। गांव के सभी लोग जानवी के बाल देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर जानवी अपने सर पर पानी डालती है, लेकिन उसके बाल तो सचमुच सोने चांदी के थे। ये देखकर जमींदार का बेटा बहुत खुश होता है और तुरंत जानवी के पास जाकर कहता है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने आपको पहले ही देखा था, लेकिन मैं आपका चेहरा नहीं देख पाया था। तो क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? आपको पति के रूप में कौन नहीं पाना चाहेगा। ये तो मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन मैं अपने पिताजी की इजाजत के बगैर आपको कुछ नहीं कह सकती। उसके बाद जानवी के पिता से शादी की मंजूरी ली जाती है। वो खुशी खुशी शादी की मंजूरी दे देते हैं, बल्कि वो इस प्रस्ताव से बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जानवी को उसकी अच्छाई का फल मिल जाता है और कुछ ही दिनों में जमींदार के बेटे के साथ उसकी शादी हो जाती है और रेवती अफसोस ही करती रह जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।